हेलो गाइस, आई एम सैम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे 10 स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। स्पेशली ये 10 स्टेप जो होता है वो 6 मंथ टू 5 ईयर वाले में फॉलो होता है। तो मैंने 10 स्टेप के लिए बताया था HHD I स्क्वायर से PCM, ये निमोनिक है 10 स्टेप। HHD उनको एक साथ, किसको एक साथ रखें, क्यों अलग अलग रखें, उसके भी ये जो होता है स्टेबलाइजेशन फेज में मैनेजमेंट करते हैं। जैसे 2 फेज था, स्टेबलाइजेशन फेज, रिहेबिलिटेशन, उसके बाद फॉलोअप होता था। तो ये जो HHD हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन को विद इन 48 आवर्स मैनेज करना होता। मोस्ट ऑफ द मोर्टेलिटी इसी से होगी, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन इसी से। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है और इनिशिएट फीडिंग, उससे मोर्टेलिटी नहीं होती लेकिन वो सैम के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद S से सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, P से प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलो, C से कैचअप ग्रोथ, M से माइक्रोन्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट। तो उसका हम पहला पार्ट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ मैंने हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हाइपोग्लाइसीमिया जो सैम में होता है 2 तरीके हो सकता है, सिम्टोमेटिक हो सकता है, डिफिनीशन मैंने बताया था लेस देन 54, यही आपका एडल्ट के लिए भी, यही आपका एडोलेसेंट के लिए भी, यही आपका चिल्ड्रन के लिए। सिम न्यूनेट के लिए मैंने कहा था उल्टा कर देना, लेस देन 45 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सबके लिए। अब सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, अगर सिम्टोमेटिक है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले उसको IV 5 ml पर केजी से D10 का बोलस देंगे। क्या करेंगे? IV बोलस किसका देंगे? D10 का। ध्यान देना, D10 दे रहे हैं। अगर बच्चा 5 किलो का है तो 25, ठीक है, कितना देंगे? 25 ml देंगे। हमने एक बच्चा ले लिया 5 किलो का, ठीक है, 25 ml उसको IV बोलस देंगे, फॉलोड बाई 50 ml ओरल या RT। अगर ओरल ले पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो RT से देंगे उसको 50 ml। ध्यान देना, ये 50 ml है, ये ml पर केजी नहीं है। अगर ये बच्चा 10 किलो का होता तब भी हम 50 ml देंगे, 8 किलो का बच्चा होगा 50 ml देंगे, चलो ठीक है, समझ रहे हो ना। हम यहाँ पे 10 किलो ले सकते थे, लेकिन 10 किलो लेते तो 10 बचे 50, 50 यहाँ दे रहे, 50 यहाँ, तुम कंफ्यूज कर जाते, इसलिए हम जानबूझ के बेट 5 किलो लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद अब क्या करेंगे? मान लो चाइल्ड इम्प्रूव, एंड अगर चाइल्ड यहाँ पे इतना देने के बाद इम्प्रूव हो गया तो स्टार्ट F75 कर देंगे, F75 फीडिंग स्टार्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। अगर एसिम्टोमेटिक है तो ध्यान देना, एसिम्टोमेटिक में सीधे हम 50 ml दे रहे हैं, वो भी ओरल या RT से, IV नहीं दे रहे क्योंकि सिम्टोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये वाला स्टेप कट गया है, ठीक है। देंगे क्या? यहाँ D10, और उसके बाद देखेंगे चाइल्ड इम्प्रूव है तो उसको F75 पे स्टार्ट कर लेंगे। अब दूसरा चीज़ है, इसमें मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी का RBS कम है, दे रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करेंगे RBS। तो क्या करते हैं मॉनिटरिंग? हाफ आवरली, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा 30 मिनट पे, सेम चीज़ है, 30 मिनट पे मॉनिटरिंग करेंगे, तब तक जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए। नॉर्मल क्या है? 54 से कम था, 54 या उससे ऊपर आ गया, तब तक हम आधा घंटा मॉनिटर करेंगे। मान लिए 1 घंटे में नॉर्मल होगा तो 2 रीडिंग आपने आधा घंटे पे किया, ठीक है। उसके बाद जब एक बार नॉर्मल हो गया, 54 या उससे एबव हो गया, तब आपको ये 2 आवरली मॉनिटरिंग करेंगे। कब तक करेंगे? ठीक है, आफ्टर नॉर्मल 2 आवरली आप क्या कर लीजिए, 24 घंटे तक मॉनिटर कर लीजिए। अगर 24 घंटे तक सही है तो आपको मॉनिटरिंग नहीं करना है, या आप 12 घंटे तक कर सकते हैं, उसके बाद 6 घंटे कर दीजिए, उसके बाद BD कर दीजिए 12 आवरली, उसके बाद 24 घंटे पे, नहीं तो आप 2 घंटे के बाद सारी रीडिंग ऊपर है तो ये चीज़। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया सैम में हुआ। अब देखिए, सैम के साथ साथ हम एक चीज़ होता है न्यूनेट। न्यूनेट को मैंने डिफिनीशन बताया था, लेस देन 45। आपको हाइपोग्लाइसीमिया हर जगह कवर कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें भी हो सकता है सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, डिफिनीशन 45 के नीचे है। अगर सिम्टोमेटिक है तो यहाँ पे ध्यान दें, बोलस 2 ml पर केजी है, वहाँ पे क्या था 5, 2 ml पर केजी है। यहाँ पे भी D10, चिल्ड्रन में हमेशा D10 देते हैं, एक चीज़ गांठ बांध दो, D25 देते ही नहीं, D10 ना D5 देते हैं। बोलस में या आपका GIR में, अभी GIR में तो कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको D10 ही देते हैं। D10 देंगे 2 ml पर केजी। अगर मान लो यही बच्चा होता, वैसे न्यूनेट 5 किलो का तो होगा नहीं, तो अगर मान लो ये 3 किलो का होता तो 3 दुनाई 6 ml। मान लो ये न्यूनेट है 3 kg का, 3 kg का है तो 3 दुनाई 6 ml, इसको देंगे 6 ml, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाई GIR स्टार्ट करेंगे। GIR होता क्या? ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट। इसमें कंटिन्यूस ग्लूकोज देते हैं, कितने रेट से? 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। क्या रेट है? 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। इस रेट से GIR, न्यूनेट में हाइपोग्लाइसीमिया बहुत बड़ा चार्ट होता है, वहाँ पर बताएंगे। GIR देंगे, ये GIR का फुल फॉर्म ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट एट द रेट 6 मिलीग्राम
पर केजी पर मिनट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर एसिम्टोमेटिक है, अब एसिम्टोमेटिक में दो कंडीशन है, उसका जो ग्लूकोज की वैल्यू है ब्लड ग्लूकोज वो 25 से 45 है कि लेस देन 25 है, 25 to 45 है कि लेस देन 25 है। अगर लेस देन 25 है लेकिन एसिम्टोमेटिक है तो सीधे GIR स्टार्ट कर लेंगे। कहीं कहीं इसमें बोलस दिया हुआ है, बोलस का मतलब होता है सिम्टोमेटिक है, एक्यूट सिम्टम को एवॉइड। अगर सिम्टोमेटिक नहीं तो कितना कम हो क्या फर्क पड़ता है, हम अब GIR दे रहे हैं ना बढ़ाने के लिए। अगर सिम्टम आ गया, किसी सीजर आ रहा है, अनएक्सप्लेन टैकीकार्डिया हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है, ये सारे सिम्टम, लिथार्जी है, तो इन कंडीशनों में आप मतलब क्या करना है, उसको बोलस देना है, क्योंकि सिम्टम को करेक्ट करना ना। क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक सीजर इज मोर डेंजरस सीजर, सबसे ज़्यादा ब्रेन डैमेज होता है। हाइपोकैल्सीमिक सीजर इज मोस्ट गुड प्रोग्नोसिस, सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस हाइपोकैल्सीमिया की, और हाइपोग्लाइसीमिया की सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। ब्रेन बहुत डैमेज करता है। आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूज करता है, और नहीं मिलता है तो दूसरा कंप्रोमाइज करके कीटोन बॉडी ले लेता है। बाकी और टिश्यू क्या करते हैं, ग्लूकोज लेंगे, नहीं मिला तो फैटी एसिड। लीवर उसका क्या, हार्ट का क्या है, प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, फैटी एसिड लेता है। ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन आ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में। हार्ट का जो प्राइमरी सोर्स है फैटी एसिड लेता है, और अगर नहीं मिला तो दूसरा चीज लेता है। वैसे ब्रेन एक्सक्लूसिवली लेता है ग्लूकोज, नहीं मिला तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के समय क्या करते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोन सी पीते हैं, ठीक है। ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी। सी में विटामिन सी होता है, डी में मतलब विटामिन डी होता है, ठीक है। अब नहीं अवेलेबल है तो हॉस्टल में कैसे बनाएंगे ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल, बहुत सारे, या होम आपके घर में किसी का खोना है, वहाँ नहीं अवेलेबल तो कैसे चीज़ बनाना। इंडिया में हर चीज़ जुगाड़ से चलता है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, ठीक है। हम अपनी बात करें, तुम लोग तो गरीब नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। अब यहाँ पे अगर ये तो लेस देन 25 एसिम्टोमेटिक है, लेस देन 25 GIR चला लेंगे। यहाँ पे बोलस नहीं देंगे, सीधे GIR 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, वही है। स्टार्ट 6 से करते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, नहीं तो 8 करेंगे, 10 करेंगे, 12 के ऊपर नहीं जाते। 12 के ऊपर नहीं मेंटेन करा, इसका मतलब कोई ना कोई कुछ और फॉल्ट है, मतलब उसको पैंक्रियाटिक सेल ही नहीं है, ठीक है, उसमें या कोई ज़्यादा वो है, मतलब बीटा सेल है ही नहीं, कंट्रोल नहीं कर रहा है, या ग्लूकोगान ज़्यादा है, उसका ट्यूमर है तो वो बढ़ा देगा। बहुत सारे रीजन हो सर, उस रीजन को हम डायग्नोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। वो हम न्यूनेट में अच्छे लिखो। अगर 25 से 45 के बीच में एसिम्प्टोमेटिक है तो क्या करेंगे, फीड देंगे, उसको फीड देंगे और 1 घंटे बाद मॉनिटरिंग करेंगे। अब 1 घंटे बाद मॉनिटरिंग करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उसका हाइपोग्लाइसेमिया करेक्ट हो गया, मोर देन 45 होगा। अगर मोर देन 45 हो गया तो उसको फीड पे फ्रीक्वेंट फीडिंग देना, एक टर्म यूज होता है फ्रीक्वेंट, हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद उसको फीड देते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 45 से नीचे, फिर से 45 से नीचे आपने एक फीड दिया 1 घंटे में, फीड मान लो फीड उसको दिया, उसका 100 से फीड दिया, जो बन रहा था उतना, मतलब 20 ml 25 ml दिए, उसके 1 घंटे बाद रिपीट कराए, 1 घंटे बाद फिर से 45 से कम है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसको फिर GIR स्टार्ट कर लेंगे। 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट है। यानी अगर 25 से 45 पहले फीड देते हैं, उसके बाद भी कम रहता तब GIR स्टार्ट करते हैं। ये नियोनेट का मैंने बहुत शार्ट में बताया है, बाकी नियोनेट हाइपोग्लाइसीमिया हम 1 घंटे में बहुत अच्छे से और एक्सटेंसिव एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया था तो हम सबको साथ में एक साथ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है एडल्ट या चिल्ड्रन है। मैंने नियोनेट की बात किया, सेम को बात किया, एडल्ट में या चिल्ड्रन में क्या होता है, यहाँ भी 2 कंडीशन होता है, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। अब सिम्टोमेटिक में 2 चीज़ होता है, यहाँ पे सिम्टम देखना क्या है, सिम्टम अगर सीजर है, सीजर मतलब डेंजरस चीज़ है, और अदर देन सीजर का मतलब जैसे लिथार्जी है, अनएक्सप्लेन टैकीकार्डिया है, स्वेटिंग होता है हाइपोग्लाइसेमिक ना, पढ़े होगे फार्मा में। व्हिच ऑफ द साइन, कौन सा ऐसा साइन है जो बीटा ब्लॉकर से भी मास्क नहीं होता है, स्वेटिंग। क्योंकि स्वेटिंग क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एसिटिलकोलिन से नहीं होता सिंपैथेटिक से कंट्रोल, लेकिन जो उसका पोस्ट न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, इसलिए वहाँ पे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर सीजर है तो ध्यान देने वाली बात है, 5 ml पर केजी से बोलस देंगे अगर सीजर है, ठीक है। और अगर सीजर के अलावा अदर कोई सिम्टम है तो 2 ml पर केजी से बोलस देंगे। बोलस देने के बाद उसको फिर आपका वही GIR स्टार्ट करना @6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, @6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट से GIR स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अगर एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम नहीं है, इससे कम है, तो क्या करना है, खाना पीना खिलाओ बढ़िया, ठीक है, मीठा खिला दो,
कोई स्वीट दे दो, या जो हाई कैलोरी है, ठीक है, अच्छा खासा इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक हाई एनर्जी भी जरूरत करते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, केला दे दो, केला में तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ऐसा कोई भी चीज़ आपको, कोई फूड से आप काम चल सकता है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो आप फूड या उससे काम चल जाए। अब फूड में जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो तुरंत एनर्जी दे, समय ना ले कि डाइजेस्ट करना पड़े उसको, वो चीज़ आप सीधा सीधा उसको शुगर भी दे सकते हो। D10 नहीं, शुगर मतलब चीनी, उसको पका दो, चीनी शुगर दे दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है देखो, ध्यान देना। एडल्ट में मैंने क्या लिखा है, D25, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडल्ट में D25 देते हैं और चिल्ड्रन में D10। यहाँ भी है चिल्ड्रन, मैंने क्या बोला, चिल्ड्रन कहीं भी है D10, उससे ऊपर नहीं जाना है। हाँ, GIR जो बनता है, GIR दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब वो हो सकता है D5 से बन रहा हो, D10 से बन रहा हो सकता है D5 D25 से बन रहा हो। ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट में एक से नहीं होता उसमें, ठीक है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जो होता है उसमें GIR बनाते हैं। दो चीज़, उसका एक ऐप आता है, उससे भी कभी GIR कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अच्छे से बताएंगे, मतलब मज़ा ही आ जाएगा GIR क्या होता है, ठीक। वैसे टफ लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताएंगे कैसे इसका 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट का क्या मतलब है, कैसे वो निकालते हैं। जब GIR अच्छी, अभी से ये जान लो कि 6 से स्टार्ट करते हैं, 12 तक जाते हैं। इसका भी कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन 12.5 से ऊपर चला गया तो फिर आपको पेरिफेरल लाइन से नहीं दे सकते, क्योंकि पेरिफेरल लाइन को डैमेज कर देगा। थर्मोफ्लोराइटिस, ये सारे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। तो क्या करें, वहाँ सेंट्रल लाइन क्या होता है, अम्लाइकल से डाल सकते हो या सबक्लेवियन डाल सकते हो। हम लोग चिल्ड्रन में प्रेफर करते हैं सबक्लेवियन, इजी होता है। एडल्ट वाले यहाँ पे डालते हैं, एनेस्थीसिया वाले, ठीक है। तो यहाँ से देखना 12.5% से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अगर 12.5 से कम है तो पेरिफेरल लाइन से दे देते, यहाँ से इंट्रा कहीं से लगा ये दे सकते हैं। तो आपका ये हाइपोग्लाइसीमिया होल हो गया, ठीक है। देखो सैम का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथर्मिया जैसे न्यूनेट में क्या था कि डिफिनीशन अलग था, ठीक है। हालांकि मॉडरेट हाइपोथर्मिया वहाँ भी लेस देन 35 डिग्री था, लेकिन यहाँ हाइपोथर्मिया की ही डिफिनीशन है एक्चुअली टेम्परेचर लेस देन 35। मैंने लिखा है लेस देन 35 नहीं, लेस देन 35। अगर 32 तो 34.9, लेस देन 35 मतलब 34.9, इसके बीच में है तो बोलते हैं मॉडरेट हाइपोथर्मिया, ठीक है। और लेस देन 32 है तो बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। अब दोनों का मैनेजमेंट देखो। अब क्या करते हैं, अगर इसके बीच में है तो रिमूव काज, जो काज है उसको, मान लो वेट क्लॉथ है, गीला डाइपर पहना हुआ है, बच्चा सुसु करके लेटा हुआ है, उसके ऊपर पूरे अपने ऊपर सुसु कर लिया है, उसको गर्म टॉवल से साफ करना है, वो डाइपर हटाना है। मान लो कोई वेट क्लॉथ जो है उसको रिमूव करना है। दूसरा वार्म इन्वायरमेंट, आप जिस बेड पे बच्चे रखो, बेड ही गीला हुआ है, उसका नीचे वो करा, जो चादर बिछा है वो करा, तो उस वायरमेंट को, या ऐसे जगह पे रखे हो जहाँ बच्चा, रूम ही ठंडा है, तो उसका क्या करना, नॉर्मल टेम्परेचर पिलाना है। बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 से 28 डिग्री, तो वार्म इन्वायरमेंट उसके। रूम हीटर यूज करना है, अगर रूम ठंडा है तो रूम में हीटर यूज करो, टेम्परेचर बढ़ाओ उसका, ठीक है। हीटेड ब्लैंकेट, हीटेड या वार्म ब्लैंकेट से उसको कई लेयर में वो कर दो, 3-4 लेयर में कपड़ा पहना दो। और हो सकता है उसको फीडिंग सही ना मिली हो, फीड नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो उसका तो जो काज है उसी काज को रिमूव करते हुए ये ट्रीटमेंट मॉडरेट हाइपोथर्मिया का, यही न्यूनेट में ये सारी चीज़ करते हैं। मॉडरेट हाइपोथर्मिया के लिए ये आपको करना है टेम्परेचर। अब मान लो सीवियर हाइपोथर्मिया 32 डिग्री पे होता क्या है, दिक्कत क्या है, 30 डिग्री से नीचे जब, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हमारे जो एंजाइम होते हैं काम करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब भी हम एंजाइम काम करना गड़बड़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर टेम्परेचर कम भी हो जाता है तब भी एंजाइम नहीं कर, अगर इस 32 से ज़्यादा तो जेनेटिक एंजाइम काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेबी को या बच्चे को NPO करते हैं, नील पर ओनली कुछ नहीं देंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट फूलने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। होता क्या है, अब क्या करते हैं, बॉडी क्या कर, बॉडी यहाँ से हीट लॉस हो रही, तो अगर ऑलरेडी हाइपोथर्मिया बॉडी क्या करेगी, यहाँ पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन हीट लॉस होने को रोकेगी। अगर यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो ब्रेन में वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, अगर ब्रेन में वैसोकंस्ट्रिक्शन में प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन की कैपिलरी रप्चर हो जाते हैं, रप्चर हो जाने का ब्लीड होने के चांसेस रहता है, इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लीड ना हो, ठीक है, उसको बचाने के लिए इसमें, ठीक है। IV एंटीबायोटिक, क्योंकि इन्फेक्शन से हो सकता है हाइपोथर्मिया इन्फेक्शन के कारण हो, ठीक है,
सैम और नियोनेट में क्या होता है, हाइपोथर्मिया के रूप में यहाँ फीवर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला काम उसको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी होगा जो पल्मोनी वेस्कुलेचर का भी उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम होगा, ऑक्सीजन ले जाने की तो हाइपोक्सिया होने का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का, उस डिस्ट्रेस को इंप्रूव करने का सबसे पहला काम O2 देंगे। अब देखो एक चीज़, आप मैनेजमेंट किसका कर रहे हो, सीवियर हाइपोथर्मिया दे क्या रहे हो, ध्यान से पढ़ना। 5 ml पर kg से D10, 5 ml पर kg और है, और 50 ml दे दो सीधा, 50 ml, 5 ml पर kg से दो, चाहे 50 ml RT से दे दो अगर ले पा रहा है, RT या ओरल। मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं, सीवियर हाइपोथर्मिया दे कर रहे हैं D10, इसलिए मैंने बोला था सैम इज ऑल अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया। एक जगह से भी और आगे भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया आपको अच्छे से आया। एक्चुअली यही चीज़ मैंने न्यूनेट में करना, न्यूनेट में मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, यही मैनेजमेंट करना। अगर न्यूनेट में सीवियर हाइपोथर्मिया, वहाँ दो चीज़ और आ जाता है। यहाँ पे जब न्यूनेट में करेंगे तो दो चीज़, एक होता है रैपिड वार्मिंग, एक होता है स्लो वार्मिंग। रैपिड वार्मिंग में क्या करता है, 34 डिग्री तक करना है, 34 डिग्री तक उसको, तब तक फास्ट वार्मिंग करके 34 के जब ऊपर हो जाएगा, मोर देन 34 हो जाएगा, अभी भी है तो हाइपोथर्मिया ना, तो इसको स्लो वार्मिंग करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, मैनुअल में जो वार्मर होता है उसमें एक होता है मैनुअल मोड, मैनुअल में 100% हीट देता है, खूब ज़्यादा हीट करेगा। और इसमें क्या करते हैं, एक होता है सर्वो मोड, सर्वो मोड पे रख देंगे तो ये बॉडी टेम्परेचर के, अगर ज़्यादा कम है ज़्यादा हीट देगा, ज़्यादा अगर वार्म हो रहा है तो कम हीट देगा, एडजस्ट करते हुए देता है। तो ये जो रैपिड वार्मिंग, स्लो वार्मिंग, ये दो स्टेप न्यूनेट में स्टाइड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें उसमें भी रहेगी, NPO करना रहेगा, विटामिन K देना रहेगा, ठीक है, IV एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें भी रहेगा। तो न्यूनेट वाला पार्ट ये इतना न्यूनेट में और बढ़ जाएगा, ठीक है। तुमसे बार बार पूछा जाता रैपिड वार्मिंग कब तक करते हैं, स्लो वार्मिंग, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर 32 के नीचे है, 34 पे जब आ जाता है तो एंजाइम काम करने लगते हैं, इसलिए हमें कोशिश करना है 34 तक लाना है, क्योंकि 34 के नीचे BMR और उसका एंजाइम, सारी चीज़ें जो मैकेनिज्म काम करने हैं सारे कम हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ है अब काम करने लगे। अब हमारा थोड़ा जो डेंजरस चीज़ है वो हट गया, अब हम यहाँ पे स्लो करेंगे, तो बहुत तेज़ी के साथ कोई भी बॉडी में फ्लक्चुएशन करोगे तो बॉडी भी एडजस्ट करने में दिक्कत होगी ना, तो ये चीज़ है। तो आपका ये हाइपोथर्मिया अच्छे से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिहाइड्रेशन, HHDD का, समझो डिहाइड्रेशन। जो डिहाइड्रेशन होता है सैम में, क्योंकि सैम में क्या होता है, जब देखो कि बच्चा स्किन लूज ऑलरेडी होता है, ठीक है, तो क्या होता है सैम के बच्चे में जो डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं वो मास्क होते हैं, छिपे होते हैं। इसलिए अगर किसी बच्चे में लूज स्टूल या डायरिया है, सैम के बच्चे में लूज स्टूल या डायरिया है, तो उसको सम डिहाइड्रेशन मान लिया जाता है, भले ही वो नो डिहाइड्रेशन हो। या दूसरे शब्दों में कहें कि सैम के डिहाइड्रेशन में एक स्टेप अहेड ले लिया जाता है, 1 स्टेप अहेड आगे, मतलब कि अगर नो डिहाइड्रेशन है तो सम डिहाइड्रेशन मान लिया जाता है, और अगर सम डिहाइड्रेशन है तो सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर किसी को सम डिहाइड्रेशन मिल रहा है सैम बच्चे तो सीवियर मान लेंगे, नो डिहाइड्रेशन है तब भी, डायरिया लूज स्टूल है तो सम डिहाइड्रेशन एक स्टेप आगे मान लेते हैं, क्योंकि उसके स्किन पिंच और टीयर, आई संक्यन, ये ओरल म्यूकोसा ड्राई, ये सारे जो साइन देखेंगे ना, ऑलरेडी लिथार्जी होता है, ठीक है, इरिटेबल होगा, तो आप उतने अच्छे से साइन असेस नहीं करेंगे, तो आप एक स्टेप आगे मान लेते हैं। तो अगर किसी को लिखा लूज स्टूल तो ये वाला पॉइंट याद रखना, लूज स्टूल वो है तो सम डिहाइड्रेशन एक स्टेप अहेड मान लेते हैं। अब समझो, जैसे हम किसी डायरिया के पेशेंट में क्या देते हैं, WHO ORS, वैसे जो सैम के बच्चे होते हैं उसमें देते हैं रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, उसे बोलते हैं रीसोमाल, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इन माल न्यूट्रिशन, रीसोमाल बोलते हैं। तो एक्चुअली रीसोमाल आता है मार्केट में, लेकिन यूजुअली मिलता नहीं या एक्सपेंसिव होता है, तो रीसोमाल। फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत तुमसे पूछा जाएगा सैम को कि अगर मान लो नहीं मिल रहा है मार्केट में तो कैसे घर पे कैसे बना सकते हो, रीसोमाल बना कैसे सकते हो, तो हम बनाने का तरीका बनाएंगे, ठीक है। तो रीसोमाल वैसे मार्केट में आता है बना बनाया मार्केट में, लेकिन चूंकि ईजिली नहीं मिलता है तो आपको करता है, तो क्या करना है, वही जो WHO ORS है उसको एक पैकेट WHO ORS लिए
जहाँ 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करते हैं, 1 लीटर पानी साफ सुथरे में करते थे, वहीं उसको 2 लीटर में डिजॉल्व करना है। ठीक, कितने लीटर में? 2 लीटर में, प्लस 45 ml पोट क्लोर, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोट क्लोर बोलते हैं। पो से पोटेशियम, सी से क्लोराइड, पोट क्लोर बोलते हैं। 45 ml, ध्यान देना 45 ml है। और 50 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, 50 ग्राम शुगर। इसमें 2 लीटर में डिजॉल्व करेंगे। कहीं कहीं पहले जो था उसमें 40 ग्राम था, इसको नया जो गाइडलाइन आई है उसमें चेंज किया गया, 50 ग्राम कर दिया गया। इसमें कन्फ्यूज नहीं करना अगर पुरानी किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, होता क्या है, जैसे सैम में, अब इसको देखो, नॉर्मल देखो ग्लूकोज कितना है, नॉर्मल उसमें 75, लो ऑस्मोटिक जो करंटली हम WHO यूज करते हैं ये वाला है लो ऑस्मोटिक, इसमें 75 है। लेकिन रिसोमाल में देखो कितना है, 125, इसीलिए इसमें क्या शुगर 50 ग्राम ऐड किया गया है। ठीक है, पोट क्लोर देखो, अब देखो इसको क्यों ऐड किया गया, ध्यान दो। पोटेशियम कितना है, 20, लेकिन इसमें कितना है 40, दूना कर दिया गया है दोनों से। क्लोराइड देखो, क्लोराइड इसमें जो नॉर्मली यूज करते कितना 65 था, इसमें क्या है 70 है। तो सीखो, इसको बोलते हैं 3 ORS होते हैं हमारे पास। एक स्टैंडर्ड WHO ORS जो सबसे पहले यूज किया जाता था, लेकिन उससे क्या करता था, डिहाइड्रेशन जब डायरिया बच्चों में यूज किया जाता है तो इफेक्ट आने के बाद क्या हुआ, कभी कभी इफेक्ट वर्सन दिखने लगा। ठीक है, कारण ये था कि इसमें देखो सोडियम भी ज़्यादा था, क्लोराइड भी ज़्यादा था और ग्लूकोज भी ज़्यादा था। तो क्या करता, ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण क्या करता, जो GI में बैक्टीरिया होते और ग्रो करने लगते थे और वर्सन कर देते थे। इसकी ऑस्मोलरिटी जो होता है वो होता है 311, इसकी ऑस्मोलरिटी होता है 200, इसकी रिसोमाल की होती है 300, ऑस्मोलरिटी पूछा जाता है। अब इसके लिए ये लो ऑस्मोलरिटी कैसे हुआ, अब यहाँ से देख ले सकते हो। ये हाई ऑस्मोलरिटी या स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा हाई है। अब इसके लिए तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी जानो। नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 285 ± 10, तो क्या हो जाएगा 275 to 295। ठीक है, समझ रहे हो ना, 2 ये है। तो अगर इसका 295 भी देखो तो 295 से 311 ज़्यादा है, इसीलिए स्टैंडर्ड या हाई ऑस्मोलरिटी बोलते थे। ये लो ऑस्मोलरिटी क्यों है, अगर देखा जाए लोअर वैल्यू 275 से 245 है कम, लो ऑस्मोलरिटी क्यों बोलते हैं, लो ऑस्मोलरिटी WHO ORS। रिसोमाल भी देखो 300 है, ये भी इसके कंपेरिजन में हाई। तो सबसे पहले नेल्सन में दिया हुआ है, ठीक है, 275 से 295 सीधे लिख दिया गया है, मैंने ये लिखा ताकि आपको याद रहे। ये नॉर्मल प्लाज्मा, ह्यूमन प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी है। ठीक है, तो ये चार्ट आपसे कभी पूछा जाता है, ये वाला तो सुपर डुपर, इन पर बाई हार्ट एकदम समझ लो, स्पाइनल लेवल पे आपके होना चाहिए। आप सो भी रहे हो, कोई बगल वाला पूछे तो तरता ततर बताना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी इसके कंपेरिजन में ये पूछ लेंगे कि क्यों चेंज करना पड़ा स्टैंडर्ड, ऐसा क्या था, तो तुम बताओगे सर इसमें ये था, ग्लूकोज ज़्यादा था, ये क्या था, इसका ये चीज़ है, तो इसके लिए चीज़ ये तीनों एक जगह मैंने लिख दिया है एक्सटेंसिव। अब ध्यान, क्योंकि सैम में मैंने बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी, तो उसमें 3 चीज़ और है, एक जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। अब याद कैसे करोगे, देखो इसमें क्या है 3, ये सब किस में है, यूनिट क्या है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ध्यान देना। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये देखो, ये मैग्नीशियम कितना है 3, कॉपर क्या है 0.045, या इसको तुम्हें नहीं याद है तो ये 0.3 है, इसको याद कर लो 0.03, अगर ये नहीं याद कर पा रहे हो 3.3 एक जीरो और बढ़ा दो, वैसे है 0.045 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब इसमें लो ऑस्मोलरिटी वाले में एक चीज़ और पूछा जाता है, इसका ग्राम में भी पूछा जाता है, ग्राम में। ठीक, ग्राम में कैसे यूज करते हैं, तो इसको जो एक्चुअली ग्राम में यूज करते कहते हैं, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और सोडियम सिट्रेट प्लेन है तो सिट्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये होता है 1.5। ठीक है, ये होता है 2.6, ये होता है 2.9। ठीक है, ये होता है 13.5। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है 20.5। ठीक है, तो WHO के पैकेट पे तुम्हारा लिखा रहता है 21 समथिंग 21, क्योंकि कुछ और चीज़ें होती हैं जो इसमें नहीं, तो आपको WHO ORS का पैकेट रखा रहेगा, उसमें टोटल कितना होता है। तो आप ये बोल रहे हो तब भी सही है, नहीं तो पैकेट पे देख सकते हो, पैकेट में लिखा रहता है एक्चुअली 21 समथिंग,
लेकिन अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 20.5, उसमें पूछेंगे कौन कितना होता है। एक चीज़ देखना, ध्यान देना, यहाँ पे ग्लूकोज का देखो, इसमें चाहे ग्लूकोज और तुम्हारा सोडियम बराबर क्यों है, बराबर क्यों है, क्योंकि जीआईटी में एक होता है एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये लेके जाता है, इसीलिए इनकी वैल्यू बराबर रखी जाती है। कभी कभी मान लो पूछ लिए सिग्निफिकेंट क्या है, तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है, एक ही चैनल होता है, उसी के थ्रू ग्लूकोज भी जाता है, सोडियम जाता है, तो इसलिए इनकी वैल्यू बराबर रखी जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने सिर्फ डिहाइड्रेशन पढ़ाया है, हमने WHORS, ठीक है, रिसोमाल, लोअस्मल्टी। अब आपको ऐसा चीज़ दे दिया है, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, टेबल ढूंढते रहोगे, ये बहुत 2-4 घंटे की मेहनत है, सारा एक जगह होकर के इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये अच्छे से टेबल बाय हार्ट याद करना अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो आपको ज़्यादा लग रहा है तो ये वाला टेबल एक एक तो अच्छे से आना चाहिए, ग्राम वाली वैल्यू और वो भी। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे सैम में। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे 5 ml पर kg से देना है, देंगे क्या, यही रिसोमाल 5 ml। अब वही हम बच्चा वही ले रहे हैं 5 किलो का, हर आधा घंटे पे देंगे। कब तक, मैंने लिखा था फर्स्ट 2 आवर्ली, पहले 2 घंटे तक आधा। तो पचम कितना हो जाएगा, 25, तो 25 ml देंगे, आधे घंटे बाद फिर 25 ml देंगे, फिर 25 ml, फिर 25, आधा घंटा 4 बार देंगे तो 2 घंटा हो गया, ठीक है। अब 2 घंटे होने के बाद, यहाँ 2 घंटा हो गया, 25 ml 4 बार दें। अब क्या कर देंगे, फिर अल्टरनेट कर देंगे, अल्टरनेट विथ F75, ठीक है। F75 से जब कर देंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे जहाँ वहाँ आधा घंटे कर रहे थे, यहाँ पे 1 आवर्ली कर देंगे, 1 आवर्ली, एक घंटे पे करेंगे। क्या करें, जहाँ आधा घंटा तो 1 आवर्ली। अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 to 10 ml पर kg। अब देख रहे हैं 5 to 10 लिखा, हम कैसे माने कि 5, आप 5 से स्टार्ट करिए, आपको लग रहा है नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 9, आप 10 तक जा सकते हैं। ये कब तक देना है, ये नेक्स्ट 4 to 10 आवर्स तक। अब ध्यान देना, 2 घंटा दे चुके हैं, अगले 4 से 10 घंटे तक, 4 से 10 घंटे क्या, यूजली 4 घंटे में इम्प्रूव हो जाता है। 4 घंटे तो आपको देना है, अगर 4 घंटे पे नहीं, 5वां घंटा देना है, नहीं इम्प्रूव हुआ, छठा 10 घंटा तक। 10 घंटे में अगर डिहाइड्रेशन ही होगा तो इम्प्रूव हो जाएगा, अनलेस वो शॉक में नहीं है। अगर शॉक में होगा तो नहीं, इन्फेक्शन है सेप्टिक शॉक में, अगर सिर्फ डिहाइड्रेशन है तो इम्प्रूव हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने कहा अल्टरनेट करना है। तो अल्टरनेट करना कैसे है, आपने 2 घंटे तक रिसोमाल दिया था, ठीक है, हमने कहा अल्टरनेट आर, तो 2 घंटे तक दिए हैं आप रिसोमाल। अब 3 घंटे पे क्या देंगे, F75 दे देंगे, चौथे घंटे पे क्या देंगे, रिसोमाल, 5वें घंटे पे क्या देंगे, F75, छठे घंटे पे क्या देंगे, रिसोमाल, 7वें घंटे पे क्या देंगे, F75, 8वें घंटे पे ये देंगे, 9वें घंटे पे ये। तो दूसरा शब्द ऑड में F75 देखो, F75 ऑड है कि नहीं, ठीक है। रिसोमाल को आखिर 2 घंटे वो खत्म हो रहा है तो वैसे इवन में आ जाएगा। तो चीज़ समझ में आई, अच्छे से समझ में आई ये चीज़। अब आपका ये डिहाइड्रेशन अच्छे से खत्म हुआ। दिस लास्ट पार्ट ऑफ SAM इज वेरी important. Please read it thoroughly with concept.